गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ये हम आज डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो आज हमें देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती क्या है। बच्चों, जब भी रेट टर्म आता है कहीं पे तो इसका मतलब होता है हम टाइम के रेस्पेक्ट में उस चीज़ को देख रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब तो होता है पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में कितनी बढ़ रही है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस यूनिट टाइम को आप क्या ले रहे हो। अगर आप एक साल लेते हो तो उसे बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, और अगर आप ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कितने टाइम में डबल हो जाएगी तो उसे डबलिंग टाइम कहते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ग्रोथ रेट को। तो इसको फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे वो है बर्थ रेट जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट जिसे हम बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट, माइग्रेशन जिसके अंदर इमिग्रेशन एमिग्रेशन दोनों आएंगे, और कौन अफेक्ट करता है, और अफेक्ट करता है एज सेक्स रेशियो। एज सेक्स रेशियो मैं आगे सब एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ। पहला हमारा है फर्टिलिटी और नेटिलिटी, इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्टिलिटी या नेटिलिटी। फर्टिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस बेबीज। मैं आपको लाइन लाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मतलब किसी भी कपल की या फर्टाइल एज में जो भी मेल या फीमेल है उसकी बेबीज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को ही हम फर्टिलिटी या नेटिलिटी बोलते हैं। बर्थ रेट इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पर 1000 इंडिविजुअल के पीछे कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो हमारा जो बर्थ रेट है उसका क्या डेफिनेशन हुआ, नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस पर 1000 इंडिविजुअल्स। इट इज़ डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट as it is never negative while the growth rate can be negative। मतलब आपको बताया कि बर्थ रेट है ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से थोड़ा अलग है। सीधी सी बात है, बर्थ रेट इज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो नेगेटिव भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन जैसे चल रही थी उस रेशियो में ना चल के कम ग्रोथ होने लग जाए तो वो नेगेटिव हो सकती है। लेकिन बर्थ रेट नेगेटिव नहीं होगी, अधिक से अधिक जीरो होगी। क्या होगा, कोई कपल बच्चा पैदा नहीं करेगी। ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव बच्चा पैदा होगा। तो बर्थ रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक टर्म है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। इसका मतलब क्या है कि एक कपल ने, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। एक कपल ने, एक इंडिविजुअल ने अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चे पैदा किए, वो उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाएगी। तो ये फर्टिलिटी रेट रीजन के वाइज वेरी करेगी, कंट्री वाइज वेरी करेगी, फैसिलिटीज़ वाइज वेरी करेगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी कि किस कंट्री की कितनी टोटल फर्टिलिटी रेट होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फर्टिलिटी या नेटिलिटी क्या होती है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमारा अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला होता है हमारे पास मॉर्टेलिटी। फर्टिलिटी के बाद हमारा मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी इज़ द डेथ रेट पर 1000 इंडिविजुअल। इसका मतलब 1000 के पीछे एक साल के अंदर कितने लोग मर जाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका इसके बारे में। डेथ रेट हैज़ फॉलन इन मोस्ट कंट्रीज़। बहुत सारे कंट्रीज जो डेवलप हो गई है उसके अंदर डेथ रेट कम हो गई है। इट इज़ ड्यू टू इम्प्रूव्ड पर्सनल हाइजीन, क्योंकि लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रखना शुरू कर दिए, अकल आ गई उनमें। सैनिटेशन मतलब प्रॉपर डिस्पोजल, आपका जो गंदा पानी है उसका साफ़ सफाई। मॉडर्न मेडिसिन, हमने ऐसी मेडिसिन डिस्कवर कर ली। इन सब कारण से मॉर्टेलिटी रेट क्या होगी, कम। अब लोग कम मरते हैं। MMR IMR दोनों घट गई है, कल भी हमने देखा था। डेमोग्राफर वो लोग होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहीं से टर्म आया डेमोग्राफर। तो वो क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट टर्म यूज़ करते हैं। अब देखो, बर्थ रेट डेथ रेट तो तुमने पढ़ लिया, मॉर्टेलिटी और नेटिलिटी। वर्ड आ रहा है क्रूड, इसका मतलब होता है मिड ईयर में
आप पूरा साल लेके चल रहे हो तब तो उसे बर्थ रेट, डेथ रेट, मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी कहोगे। अगर वर्ड क्रूड यूज हो जाता तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन द मिडल ऑफ अ गिवन ईयर। किसी साल के मिड में कितने बच्चे पैदा हुए, मतलब आप देख सकते हो कि पूरा साल ना लेके आप हाफ पार्ट ले रहे हो इसका, तो उसके लिए हम वो यूज़ कर लेते हैं वर्ड क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट। ओके, अब हमारे पास तीसरा टर्म आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू और आउटर ऑफ द प्लेस और कंट्री। देश के अंदर या बाहर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं, एक से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इसके अंदर दो टाइप है। पहला इमिग्रेशन, मतलब मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू अ स्पेस और पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया के अंदर आना, किसी भी कंट्री के अंदर आना, उसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब देश छोड़ के जाना, किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। ओके, ये जो आपको लग रहा है कि टर्मिनल में कुछ चीज़ कट रही होगी, वो कट नहीं रही है, वो मार्जिन पॉइंट है। वो जो आपको लास्ट में जो स्पेलिंग दिख रही है वही है। मैं ऑरली उसको बोल लिया करूँगा, आप उस पर ध्यान देना। तो हमने क्या देखा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दो मूवमेंट है, और इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी नेट पॉपुलेशन क्या होगी। ओके, बट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेट इमिग्रेशन। अब नेट इमिग्रेशन क्या हुआ, मान लो 500 लोग आए हैं अपनी कंट्री में और 200 लोग बाहर भी गए, तो नेट इमिग्रेशन 300 हुआ। मतलब जो लोग अंदर आए उसमें से बाहर वालों को माइनस कर दो, तो नेट इमिग्रेशन इज माइग्रेशन माइनस द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में से आप एमिग्रेशन को हटा दो तो आपको नेट माइग्रेशन मिलेगा, और वही डिसाइड करेगा कि उस कंट्री की ग्रोथ रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि बढ़ी कि घटी। तो आपने देख लिया कि अगर 1000 लोग अपनी कंट्री में आए और उसमें 200 लोग बाहर भी गए, तो नेट आपकी 800 लोग नए काउंट होंगे। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, वो हमारा आएगा एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, एज एंड सेक्स रेशियो। तो बोडेनिमर साइंटिस्ट है जिन्होंने 1958 के अंदर 3 एज ग्रुप डिस्कस किए थे, समझाया था हमें कि आप किसी भी कपल को देखोगे, किसी इंडिविजुअल को देखोगे तो वो 3 पार्ट में होगा। प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब मैच्योर होने से पहले, जवान होने से पहले वो गैमिट बनाता है, उसे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव में वो कॉपुलेशन करता है, बच्चे पैदा करता है, चाहे मेल और फीमेल हो, गैमिट बनने लग जाते हैं, वो फर्टाइल हो गया, प्यूबर्टी आ गई, वो जवान हो गया, उसे हम रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब जब उसने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, बुढ़ापा, उसे हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्ड आएगा ये फीमेल के लिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्योंकि मेल तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी बच्चे पैदा कर सकता है। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया एक कपल को। फिर आता है हमारा इन्फेंट एंड ओल्डर पीपल हैव हायर मॉर्टेलिटी रेट देन इंडिविजुअल ऑफ अदर एज। ये जो इन्फेंट बच्चा है और जो ओल्डर जो बूढ़े हैं, इनके मरने की रेट थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि वो दोनों ही अपना इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते। द प्रपोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मेल्स एंड फीमेल इन पॉपुलेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है कि प्रपोर्शन क्या है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और एक्टिव फीमेल और मेल का। मान लो आपके एरिया के अंदर 1000 कपल है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने वाले 300 या 400 ही है, तो आपका यही कंट्रीब्यूशन होगा, 1000 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ग्रोथ रेट में, क्योंकि ग्रोथ करने में कंट्रीब्यूशन तो वही लोग कर पाएंगे जो फर्टाइल होंगे, जो एक्टिवली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब एक्टिव का क्या मतलब हुआ, या तो वो रियल में बच्चा पैदा करना चाहते हैं या फिर वो करने के कैपेबल है, तो ये एक्टिव हुए। कोई लोग कैपेबल तो है पर कर नहीं रहे, तो वो भी इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं माना जाएगा। जैसे हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठते हैं, एक्टिवली उसमें से कितना सुनते हैं, उसे ही हम बोलेंगे कि हमारा कितना इफेक्टिव गई क्लास। तो फिजिकली मेंटली प्रेजेंट होकर जो सुने उन्हें हम एक्टिव कहते हैं। तो इसी तरह से एक्टिव मेल एंड फीमेल का मतलब हुआ जो बच्चा पैदा रियल में कर रहे हैं। द बर्थ रेट is influenced by number of female individual who are in active reproductive age which is generally 15 to 44 year। हाँ, तो मैंने ऊपर भी बताया कि मेनली एक्टिव के लिए आप फीमेल की ही बात करोगे, क्योंकि फीमेल ही बच्चा पैदा करेगी। मेल क्या, मेल तो हमेशा ही एक्टिव है, क्योंकि वह तो
प्यूबर्टी के बाद में मरते दम तक स्पर्म पैदा कर सकता है, तो वो तो एक्टिव ही है। फीमेल का एक्टिव होना ज़रूरी है। फीमेल 15 साल की हो गई है तभी बच्चा पैदा कर पाएगी, और 44 ईयर के बाद में नॉर्मली नहीं होता, कभी कभी 55 ईयर तक भी हम मानते हैं कि बच्चा पैदा कर सकती है। तो मीनार्की से लेके मीनोपोज तक की स्टेज वाली फीमेल को हम एक्टिव फीमेल बोलेंगे। ओके, अब आ रहा हमारे पास एक नया टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो बर्थ कंट्रोल से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और अगर आप बोर्ड भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दो अलग अलग तरीक़ों से ना देखें आप पढ़ाई को, जब भी आप कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंसेप्ट दोनों का एक ही है। अगर आप सब्जेक्टिव को रिसर्च करके पढ़ते हो तो बहुत बेस्ट है, वो आपके ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएंगे और आप लिख भी पाओगे उसको। तो बर्थ कंट्रोल क्या है कि हम कैसे अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि बच्चा ही पैदा मत होने दो, आप नहीं चाहते हो तो उसको मत पैदा होने दो। जैसे रेप से हो गया, या मैरिज से पहले बच्चा हो गया, या ऑलरेडी आपके बहुत सारे बच्चे थे फिर भी बच्चा हो गया, आप डिजर्व नहीं करते और उससे ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो आप उसको रोकने को हम बर्थ कंट्रोल बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड एक्ट बाय प्रिवेंटिंग एनी वन और मोर ऑफ द 3 मेजर स्टेप्स इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। अब देखो बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में आप देखो तो इन 3 तरीक़ों को हम बर्थ कंट्रोल कहेंगे। प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम, या तो स्पर्म को ओवम के पास जाने मत दो, बैरियर पैदा कर लो, किसी भी कारण से स्पर्म को ओवम तक मत जाने दो। दूसरा, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, आप फीमेल के अंदर ओवम को ही मत रिलीज होने दो, फीमेल के ओवरी से ओवुलेशन ही मत होने दो। और तीसरा है प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन द यूट्रस। तीसरा है उसको जाइगोट बन भी गया है, फीटस बन भी गया है, तो उसको इम्प्लांट मत होने दो, उसको चिपकने मत दो, उसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन को रोकना। तो आप रोकोगे फर्टिलाइजेशन, आप रोकोगे ओवुलेशन, आप रोकोगे इम्प्लांटेशन। 3 चीज़ें मोटी मोटी सीखने को मिली आपको। प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम मीन वी आर प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर लो, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर लो, और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर लो। इम्प्लांटेशन क्या होता है? बच्चे का यूट्रस में अटैच होना। 3 तरीके होते हैं। ओके, वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स are broadly grouped into 2 main types, spacing और temporary method and terminal और permanent method। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होते हैं जो बच्चा मतलब प्रेग्नेंट होने से रोकते हैं, उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। तो हम या तो टेम्परेरी करेंगे या परमानेंट करेंगे। तो टेम्परेरी को हम स्पेसिंग बोलेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका दूसरा बच्चा 5 साल बाद हो, लेकिन आप चाहते हो कि बच्चा हो, तो ये टेम्परेरी है, आपने परमानेंट नहीं होने का डिसीजन नहीं लिया है, तो आप स्पेसिंग कर रहे हो। और टर्मिनल मतलब परमानेंट, आपने वैसेक्टमी टिबेक्टमी कर दिया तो आपने परमानेंट डिसीजन ले लिया कि आप बच्चा नहीं चाहते। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेरी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। टेम्परेरी मेथड का मतलब हम उसको स्पेसिंग करना चाह रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। टेम्परेरी मेथड्स आर कॉमनली यूज टू पोस्टपोन और टू स्पेस बर्थ्स। इसमें पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब आप लोग बाहर से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते, नेचुरली उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिस मेथड अवॉइड मीटिंग स्पर्म एंड ओवम। इसमें एक ही तरीका है कि आप स्पर्म और ओवम को मिलने मत दो, ये आपका नेचुरल मेथड। तो पहला है हम यूज़ करेंगे हम पीरियोडिक एब्सेंस और रिदम मेथड, जिसे हम टेम्परेरी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने 4 फेजेस में आपको बताया था, एस्ट्रोजेनिक फेज, ओवुलेशन फेज, प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज या ल्यूटियल फेज, मेन 3, और आप ऐसे देखो तो 4 फेजेज में होता है, मेंसेस फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। तो आप क्या देखते थे कि जो 14 डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें ओवम फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है। तो आप 14 डे में ओवम रिलीज हुआ तो ओवम 3 से 4 दिन तक, मैक्सिमम 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, और स्पर्म होता है वो भी फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज होने के बाद 2 से 3 दिन मोर करेक्टली, और आप ब्रॉडली लेके चलो तो 5 दिन तक ये भी जिंदा रह सकता है। तो 14 + -5, तो आप मोटा मोटा ले सकते हो 10 से 17। ये थोड़ा रिस्की टाइम ले रखा है, लेकिन आप जब MBBS में जाओगे, आप जब डेप्थ में पढ़ोगे गायनेकोलॉजी, तो आप देखोगे कि आप 9th से लेके और 19 तक, ये 10 दिन ले लो,
लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 to 17 है, तो आप इसको भी देख सकते हो। 10 से 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17वां दिन रिस्की पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर ओवम या स्पर्म बॉडी के अंदर हो सकता है, जिससे मीटिंग हो सकती है, उनकी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आप क्या करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेके 70 डेज में अवॉइड कर लो सेक्स। इस समय अगर आप सेक्स नहीं करोगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बाकी का टाइम सेफ पीरियड होगा। तो पीरियोडिक एब्सेंस का मतलब यही हुआ। रिदम मेथड का मतलब आप कब रिदम यूज़ करना चाहते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो आपने क्या समझा कि रिस्की पीरियड में आपको सेक्स को अवॉइड करना है। ये डॉक्टर्स लाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड्स है। इसमें आपको कोई भी केमिकल, ड्रग्स, कॉन्डोम्स, जेल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेचुरली हमारी अक्ल से, हमारी समझदारी से भी हम प्रेग्नेंट होने से बच सकते हैं। तो हमें हर महीना में 7-8 दिन मतलब 1 वीक सेक्स को अवॉइड करना है, जिससे हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आपका जिस भी दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसमें आपको 10 दिन जोड़ के देखना है। लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन मेंसेस आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके +-7 डेज़ कर लो, दैट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव। उसमें आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। +-7 डेज ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको क्या पता ओवुलेशन का 14 डेज़ में, ओवुलेशन सबको डायग्नोस नहीं होता, सबको पता नहीं लगता, लेकिन आपका एमसी कब आता है ये आपको पता रहता है। तो एमसी डेट के +-7 डेज सेफ है, बाकी अनसेफ है। तो अनसेफ में आपको पीरियोडिक एब्सेंस करनी है, सेफ में आपको सेक्स यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने देखा पीरियोडिक एब्सेंस और रिदमिक मेथड। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, शॉर्ट में बता रखा है बुक के अकॉर्डिंग। ओवुलेशन अकर ऑन अबाउट 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवम रिमेन्स अलाइव फॉर 1 to 2 days एंड स्पर्म सर्वाइव फॉर 3 days। ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है, ऐसा नहीं है। 5 दिन भी जिंदे रह सकते हैं स्पर्म एंड ओवम। तो आप हायर स्टडीज़ में आप इनको देखोगे। इसी 1 to 2 days और 3 days के अकॉर्डिंग 10 to 17 days रिस्की पीरियड आपको बताया। लेकिन यू शुड फॉलो योर एनसीईआरटी बुक टिल यू गॉट सेलेक्ट इन योर नीट और मेडिकल एग्जाम। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड इज़ लिमिटेड बिकॉज ओनली अ फ्यू वुमन हैज़ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बहुत बड़ी बात है ये कि ये जो आपने नेचुरल मेथड देखा है पीरियोडिक एब्सटेंस का, ये तभी इफेक्टिव है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर आ रहा हो। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही आगे पीछे हो रहा हो तो फिर आप ये कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो अधिकतर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आता है, आगे पीछे होता रहता है, जो कि नेचुरल है। तो फिर आपको दिक्कत भी आएगी। एक्चुअल टाइम ऑफ ओवुलेशन भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे हो रहा है तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो उस कपल के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है नेचुरल मेथड, रिस्की पीरियड है। ओके, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अगर इफ़ यू आर डॉक्टर देन यू कैन यूज़ दिस मेथड। अगला हमारा दूसरा पार्ट है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है विड्रॉवल मेथड्स। मतलब आप कोइटस में इंटरप्ट कर दो। कोइटस मतलब सेक्स होता है, मैटिंग को इंटरप्ट कर लो, रोक लो, डिस्टर्ब कर लो। तो इसमें क्या होगा, जब मेल फीमेल के साथ कॉपुलेशन स्टार्ट करता है तो एंड मोमेंट पे इजेकुलेशन होता है फीमेल की बॉडी में, स्टार्टिंग में इजेकुलेशन नहीं होता। तो जब एंड मोमेंट है कॉपुलेशन की सेक्स की, उस समय आप पेनिस को फीमेल की बॉडी से विड्रॉ कर लो। तो जो इजेकुलेशन होगा, मतलब जो इंसेमिनेशन हो रहा था मेल की बॉडी से, जो स्पर्म निकल के फीमेल में जा रहे थे, वो आपने फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया। तो इसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉ योर पेनिस आउट फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। तो इंसेमिनेशन आप फीमेल की बॉडी में ना करके कहाँ करोगे, बाहर, इजेकुलेशन बाहर करोगे। तो इंसेमिनेशन नहीं होगा और उससे फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, तो कोइटस इंटरप्टस जिसे हम बोलते हैं विड्रॉवल पेनिस मेथड, मतलब आपको स्पर्म रिलीज होने से ठीक पहले पेनिस को बाहर निकालना है। लेकिन देखो, दिस मेथड इज़ ओनली मॉडरेटली इफेक्टिव बिकॉज टाइम ऑफ इजेकुलेशन इज़ वेरी प्लीजेंट स्पेशली फॉर मेल। क्योंकि ये जो सेक्स का जो आनंद होता है वो टॉप पे होता है इस मोमेंट पे, तो कोई भी मेल अपना आनंद डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब कोई भी मेल इस मोमेंट पे पेनिस बाहर नहीं निकाल पाता है।
जो स्ट्रॉन्ग होगा वही ऐसा कर पाएगा, जो कठोर इंसान होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसने थोड़ी सी भी देरी कर ली और लालच कर दिया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो कोइटस इंटररप्टस भी रिस्की हो गया। सारे नेचुरल मेथड ज़्यादा रिस्की है। तो इजेकुलेशन से ठीक पहले पेनिस को विड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली मेल के लिए, क्योंकि मेल उस समय पागल रहता है। तो ये आपने समझा कोइटस इंटररप्टस। अब आता हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है मदर को एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूसली फीडिंग करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग, जिससे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ रहेगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब, लैक्टो का मतलब मिल्क, एमेनोरिया का मतलब एमसी साइकिल का रुकना। तो आप बच्चे को दूध पिलाते रहो, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे, आपका जो लैक्टेशन टाइम होगा उसके अंदर जो डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं वो प्रोलैक्टिन और लैक्टोजन होते हैं, और वो ईस्ट्रोजन को सप्रेस करते हैं, एलएच और एफएसएच को भी सप्रेस करते हैं, जिससे ग्राफिन फॉलिकल के मैच्योर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं और ओवुलेशन नहीं होता है। ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है मदर जब तक बच्चे को दूध पिलाती रहती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये भी नेचुरल मेथड हुआ। तो ये हमने सारे नेचुरल मेथड डिस्कस किए। वी हैव डिस्कस 3 टाइप ऑफ नेचुरल मेथड। फर्स्ट was periodic absence or rhythm method, and second was coitus interruption, and third one is lactational amenorrhea. These 3 were the natural method to avoid the pregnancy. Now we are going to discuss barrier method. मैं ये लास्ट टॉपिक इतना ही डिस्कस करूँगा, हमारा वीडियो लेंदी हो जाएगा वरना। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड का मतलब टोटली आपको स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है, मतलब आपको फर्टिलाइजेशन रोकना है, इसलिए इसका नाम है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में हम सबसे बेस्ट यूज़ करते हैं कॉन्डोम। सबसे बेस्ट क्या है? कॉन्डोम। कॉन्डोम अगर आप यूज़ करोगे तो स्पर्म ओवम से मिल नहीं पाएंगे। अब कॉन्डोम क्या होते हैं? रबर या लेटेक्स के बने हुए शीट होते हैं जो वेजाइना या सर्विक्स के अंदर स्पर्म को जाने से रोकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डोम्स आते हैं। लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर द पेनिस in the male or vagina and cervix in the female just before coitus intercourse so that the ejaculated semen not released in the female reproductive tract। ये प्रॉपर इसका मीनिंग बता रखा है कि रबर या लेटेक्स से बना हुआ शीट होता है जो या तो पेनिस पे पहन लो तो वो मेल के अंदर होगा, या फीमेल के अंदर वेजाइना सर्विक्स को कवर करके रख लो, तो इससे कोइटस होते टाइम जो इजेकुलेशन होगा वो फीमेल की बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। ओके, हिंदी में इसको निरोध कहते हैं। भारत की ज़्यादातर पब्लिक हिंदी बोलती है और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए हमने पहला कंडोम जो बनाया उसका नाम निरोध रखा। पॉपुलर ब्रांड है, इसी नाम से ब्रांड पड़ गया। निरोध ऑल्सो प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स। एसटीडी के अंदर ही एड्स आ गया, लेकिन बहुत सारी और भी होती है एसटीडी में। हेपेटाइटिस हो गया, herpes zoster हो गया, गोनोरिया हो गया, आपका सिफिलिस, दीज ऑल आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये भी रोकता है कॉन्डोम। तो ज़्यादातर तो हम एसटीडी से प्रोटेक्ट करने के लिए ही कॉन्डोम लगाते हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम आर डिस्पोजेबल, मतलब वंस यूज है, बाद में आपको फेंकना पड़ेगा। फीमेल के कॉन्डोम को हम फेमिडोम्स बोलते हैं, ये आपके लिए नई टर्म है, सो याद रखना इसको, फेमिडोम्स। फीमेल के कॉन्डोम को हम फेमिडोम बोलते हैं। अच्छा, अब ये देख लो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो इसकी फेलियर रेट ज़्यादा है, और अगर चाइनीज़ कॉन्डोम है तब तो पहनना ना पहनना बराबर है, क्योंकि कब फटेगा पता ही नहीं रहेगा। और उस मोमेंट पे जब मेल और फीमेल साथ में है तो मेल को ये होश नहीं रहता कि कॉन्डोम कब फटेगा। तो कॉन्डोम के फेलियर रेट ज़्यादा है, फटने की रेट ज़्यादा है, तो इसको भी आप इफेक्टिव ज़्यादा नहीं मान सकते। दूसरी बात है, ये सेक्सुअल डिजायर को कम करता है। जो क्रिएटिव एक्शन दोनों के अंदर मिलता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक कंडक्टिंग नहीं होता, तो मेल और फीमेल के जो स्किन्स होगी वो एक दूसरे को फील नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, सेक्स का जो ग्रेटिफिकेशन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो प्लेजर होगा उसको रिड्यूस करता है। तो कॉन्डोम के फ़ायदे क्या है? ये एसटीडी और फर्टिलाइजेशन को रोकता है। नुकसान क्या है? ये प्लेजर को कम करता है और इसकी फेलियर रेट ज़्यादा है।
मतलब आप 100% नहीं कह सकते कि कंडोम पहन के सेक्स किया तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ओके, ज़्यादा मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाहता, आप MBBS में सीखोगे। यहाँ MBBS ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहा मैं। कुछ बच्चे सोचेंगे मैं ज़्यादा शो ऑफ कर रहा हूँ, कुछ सोचेंगे कि बच्चों को बिगाड़ रहा हूँ, तो मैं लिमिट में ही रह के आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, ऑनलाइन है तो हम ज़्यादा वैसे भी नहीं बता सकते। तो बच्चों, हमने ये बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स डिस्कस किए, कल हम और कंटिन्यू करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स को। आज के लिए इतना ही। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।